चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं कि पुष्प का जो है पहला भाग कैलिक्स, दूसरा भाग करोला जिसे हम दल या पंखुड़ी कहते हैं, तीसरा भाग एंडोसियम जिसे हम पुमंग कहते हैं, चौथा भाग गाइनोसियम जिसे हम जायांग कहते हैं। हमने ये देखा था कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में उभयलिंगी क्या है, पुष्प में 4 भाग होते हैं। सबसे बाहर होता है बाह्य पुष्पदल, फिर करोला, दल या पंखुड़ी, फिर पुमंग और फिर क्या, जायांग। अब हम इसमें देखेंगे कि इनकी जो छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई मतलब जिससे बाह्य पुष्पदल बनता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैलिक्स कॉल्ड बेटा सेपल, उसे सेपल कहा जाता है। मतलब एक जो है जो पुष्पदल होता है बाह्य वाला, उसे सेपल कहते हैं। कोरोला की सबसे छोटी इकाई को पेटल कहा जाता है। ये पूछा जाता है कि किससे मिलके बना होता है न, बहुत सारी पंखुड़ियाँ हैं, एक पंखुड़ी को आप क्या कहेंगे बेटा, पेटल कहेंगे। अब आते हैं कि पुमंग। पुमंग क्या होता है, वो पुंकेसरों का समूह होता है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट एंडोसियम का या पुमंग का होगा स्टामेन। स्टामेन को बेटा हम लोग हिंदी में पुंकेसर कहते हैं ना। तो एक गुच्छे में बहुत सारे पुंकेसर होते हैं और वो पुमंग का निर्माण करते हैं। पुमंग क्या है, नर जनन अंग को प्रस्तुत करता है पुष्प के। चौथा पार्ट में है बेटा हमारे पास गाइनोसियम जिसे जायांग कहते हैं, जहाँ गाइनो लिखा है समझ जाइए फीमेल। उसका स्मॉलेस्ट यूनिट या सबसे छोटी इकाई कार्पेल होती है या उसे हम पिस्टिल भी कहते हैं। तो एक जो है जायांग में एक या एक से अधिक कार्पेल हो सकती हैं। तो बच्चों हम लोगों ने देखिए, ये मैं फिर से लिख दे रहा हूँ कि स्टामेन को हिंदी में पुंकेसर कहते हैं, इसका आप याद रखिएगा, बाकी का याद रखने की ज़रूरत नहीं है। कार्पेल को बेटा स्त्री केसर कहते हैं। तो हम ये जान गए कि हमारे पास कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और क्या होता है, गाइनोसियम होता है। अब हम बेटा जो है नर जनन अंग के बारे में ही पढ़ेंगे। नर जनन अंग के का मतलब कि अब मैं बात करूंगा किसकी, एंडोसियम की। चलिए बच्चों, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं निषेचन पूर्व संरचनाएं एवं घटनाएं, मतलब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड क्या है, स्ट्रक्चर। आप जानते हैं कि जो लैंगिक जनन होता है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अब हम इसमें जो है प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे कि निषेचन पूर्व क्या होता है। तो बेटा पुष्प आने से पहले जहाँ पर पुष्प आता है वहाँ पर क्या होता है, स्थान बन जाता है कि यहाँ पे स्थान है, जिसे हम लोग गांव घर में क्या कहते हैं, अपने ढोंढड़ कहते हैं। तो उसे हम लोग फ्लोरल प्राइमोर्डिया कहते हैं। और ये परिवर्तन क्या होता है, संरचनात्मक और हार्मोनल होता है। तो लिखते हैं पुष्प आने से पहले संरचनात्मक एवं हार्मोनल परिवर्तन होते हैं। तो बेटा इसको हम लोगों ने देखा कि संरचना में और बहुत सारे संरचना कैसे बदलती है, क्योंकि पुष्प के हार्मोन्स में भी परिवर्तन होता है। पुष्प आने से पहले यह सुनिश्चित हो जाता है कि पुष्प कहाँ पर लगेगा, जिसे हम पुष्पक आघक या पुष्पक आघाक कहते हैं, इंग्लिश में जिसे बेटा फ्लोरल प्राइमोर्डिया कहा जाता है। जैसे हम लोगों में गेंदे वगैरह में हम देखते हैं, धान वगैरह में देखते हैं, कहते हैं धान गलेथने लगा है ना। हम लोग जो है बेटा गेंदे के फूल में कहते हैं ढोंढड़ लेने लगा है। तो उसी को बेटा हम लोग फ्लोरल प्राइमोर्डिया कहते हैं। तो फ्लोरल प्राइमोर्डिया कब बनता है, जहाँ पे फ्लावर बनेगा उससे पहले जो है फ्लोरल प्राइमोर्डिया जो है बनता है।
इसको आपने कई जो है पेड़ पौधों में हर जगह देखा है कि पुष्प आने से पहले उसका स्थान बनता है। अब बेटा हम लोग जो है आगे यही पढ़ेंगे कि फ्लावर हमारे पास बन जाता है। तो फ्लावर में मेन जो हमारे पास होता है नर जनन अंग पुष्प का और मादा जनन अंग पुष्प का, उसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। तो पुष्प का नर जनन अंग जायांग होता है और जायांग को है बेटा बहुत सारे पुंकेसरों से मिलकर के बना होता है। मतलब पुंकेसरों के समूह को ही क्या कहते हैं हम लोग, जायांग कहते हैं। उसमें फिर एक विशेष और अंदर आता है सबसे, जो सबसे अंदर है, जो सबसे विशेष है, उसे हम स्त्री केसर कहते हैं। और बहुत सारे स्त्री केसर मिलकर के बेटा जायांग का निर्माण करते हैं। जैसे पुंकेसर मिलकर के पुमंग का निर्माण करते हैं, वैसे बहुत सारे जायांग का निर्माण करने वाली जो छोटी इकाई यूनिट होती है उसे हम पिस्टिल कहते हैं, कार्पेल कहते हैं, या हिंदी में स्त्री केसर कहते हैं। जायांग पुष्प के मादा जनन अंग को प्रस्तुत करती है। प्रस्तुत करने का मतलब प्रदर्शित करती है, लिखिए आप चाहे, और चाहे आप ये लिखिए कि बेटा प्रस्तुत करती है। अब जायांग में एक या एक से अधिक स्त्री केसर हो सकती हैं। तो आइए लिखते हैं, जायांग में एक या एक से अधिक बेटा इसीलिए बार बार बोलते हैं कि ताकि आपको भली भांति अच्छे से याद रहे। लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है तो अगली बार से कुछ चीज़ें हम पहले ही लिख लिया करेंगे, क्योंकि आपको जो है बहुत ही जल्दी से रिवाइज करना है, बहुत ही जल्दी से यूपी बोर्ड का जो है पूरा का पूरा पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम अब साल में 2 बार होगा। तो पहला एग्ज़ाम शायद जनवरी के लास्ट में ही हो जाए। देखो रिवीजन में जानते हैं कि संरचनात्मक और हार्मोनल परिवर्तन होता है बेटा। पुष्प जहाँ पर लगता है उसे हम लोग बेटा क्या है, फ्लोरल प्राइमोर्डिया कहते हैं। ये भी याद रखिएगा, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ज़रूर अच्छे से याद रखिए ना। पुमंग बेटा क्या होता है, नर जनन अंग को प्रस्तुत करता है। और पुमंग पुंकेसरों का बेटा समूह होता है, ग्रुप ऑफ स्टामेन्स कॉल्ड एंड्रोसियम। ये भी आप याद रखिएगा। पुमंग पुष्प के मादा जनन अंग को प्रस्तुत करता है। ये आपसे पूछा जाएगा, एक एक लाइन बेटा याद रखिए। और जायांग में एक या एक से अधिक स्त्री केसर हो सकते हैं। बायोलॉजी में पहले से लिखा रहे वही ज़्यादा अच्छा है, नहीं लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगली बार से बच्चों हम लोग जो है पहले से लिख लिया करेंगे ताकि सुविधा हो। अब हम जो है पढ़ने वाले हैं सीधे सीधे किसको बेटा, पुंकेसरों के बारे में ना, कि आखिर पुंकेसर क्या होता है। और पुंकेसर ही मिल कर के पुमंग का निर्माण करते हैं। तो पुंकेसर जो है मेन चीज़ हमारे पास हुई। आइए आगे देखते हैं। जानते हैं कि पुंकेसर क्या होता है। ये बेटा क्या करता है, जो पुमंग था उसकी सबसे छोटी इकाई होती है। मतलब पुंकेसर ही मिल करके पुमंग बनाते हैं और पुमंग क्या करता है, नर जनन अंग को प्रस्तुत करता है। अर्थात अब हम यही देखने वाले हैं मेन चीज, पुंकेसर क्या करते हैं बेटा, पुंकेसर। तो स्टामेन एक विशिष्ट पुंकेसर 2 भागों में विभक्त होता है। इसीलिए मैंने पहले से इसको लिख लिया कि ताकि भली भांति आपको समझाया जा सके कि बेटा एक स्टामेन के कितने भाग होते हैं, 2।
न तो पुंकेसर जो है दो भागों में विभक्त होता है। पहला भाग उसका बेटा हमारे पास जो होता है वो लंबा होता है, पतला होता है और डंठल नुमा संरचना होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तंतु, बोले तो फिलामेंट कहलाता है। तो बेटा एक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पहला हो गया हमारे पास है फिलामेंट, पतला लंबा डंठल नुमा जो संरचना होती है उसी को हम लोग तंतु कहते हैं। दूसरा भाग जो कि बेटा फिलामेंट तंतु के ऊपर लगा हुआ होता है, ये देखिए दूसरा न अंतिम सिरा न पराग कोश, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, पराग कोश, जिसे एंथर कहा जाता है। अब हम इसी को आपको दिखाएंगे बेटा कि देखिए ये हमारे पास क्या है, एक फिलामेंट है, एक क्या है बेटा, ये फिलामेंट है ऐसे, और इस फिलामेंट में आप देख रहे हैं कि महाराज दो लोब लगे हुए हैं, क्या है, दोनों को अलग अलग कलर से बनाते हैं ताकि अच्छे से आप समझ जाइए। ये देखिए इस तरीके का एक लोब इधर और एक लोब क्या है इधर, ये बेटा हमारे पास हो गया फिलामेंट, क्या हो गया, फिलामेंट। देखिए फिलामेंट, फिलामेंट का मतलब तंतु, पतला है, लंबा है, डंठल नुमा संरचना है, और इसके आगे जो दूसरे छोर पर लगा हुआ है इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, एंथर, क्या कहते हैं, एंथर। एंथर बोले तो पराग कोश, क्या कहते हैं इसे बेटा, पराग कोश कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, पराग कोश। मतलब इस पराग कोश में ही पराग भरे रहते हैं। अब ध्यानपूर्वक आप देखिएगा कि हमने जो है ये एंथर को ना दो भागों में बनाया है, एक भाग इधर ये और एक भाग क्या है ये, मतलब इसका मतलब कि जो हमारे पास पराग कोश होता है, ये देखिए इसका मतलब ये कि जो हमारे पास पराग कोश होता है बेटा वो क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, मतलब दो पालियों में विभक्त होता है। जैसे कि ये देखिए बड़ा सा बना रहा है, एक ऐसे और दूसरा क्या है ऐसे ना, इसी में बेटा लग जाए फिलामेंट, क्या लग जाए, फिलामेंट। तो ये देखिए दो पालियों में, एक दो, तो इसीलिए हम लोग देखिए यहाँ पे पहले से लिखे हैं कि पराग कोश जो होता है द्विपालित तो होता है, कैसा होता है, बाइलोब्ड होता है। आते हैं कि प्रत्येक पाली ना लोब में, प्रत्येक पाली जिसे हम क्या कहते हैं, लोब में बेटा दो कोष्ठ होते हैं, क्या होते हैं, दो कोष्ठ होते हैं। दो कोष्ठ का मतलब जिसे हम लोग इंग्लिश में थीका कहते हैं। अब आइए दिखाते हैं इसमें कि जैसे मैंने यहाँ पे दो लोब बनाया है, एक लोब में कितने थीका, दो, दो प्रकोष्ठ, मतलब ये दो भागों में विभक्त होता है ऐसे ऐसे, और यहाँ भी बेटा एक ऐसे और यहाँ भी क्या है, एक ऐसे। यही आगे चल करके प्रभु क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोरेंजियम बनाएगा, लघु बीजाणुआ धानी बनाएगा। तो ये बेटा क्या है, प्रकोष्ठ। एक लोब में कितने प्रकोष्ठ हैं, आप देख रहे हैं, एक लोब में दो प्रकोष्ठ हमारे पास होते हैं। तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, बाइलोब तो है ही, साथ में इसे डाइथीकस भी कहते हैं, डाइथीकस। डाइथीकस मतलब एक लोब में दो थीका होता है। तो यहाँ पे देखिए, आइए हम देखते हैं कि अर्थात ये क्या होते हैं, द्विकोष्ठी, मतलब डाइथीकस होते हैं, और मैंने आपको यहाँ पे दिखाया। अब यही दिखा रहे हैं कि एक पराग कोश की जो संरचना है वो ऐसे सीधे, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन करें, ट्रांसवर्स सेक्शन का मतलब ऐसे ऐसे सीधे काट दें। एक हमने जैसे आपने गेंदे का फूल नहीं, कमल का फूल देखते होंगे तालाब से, ऐसे सीधा ऐसे ऐसे रहता है, अब उसको यहाँ से ऐसे काट दें तो उसमें चार ऐसे 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 थीका मिलेंगी, और वही थीका लघु बीजाणु धानियों में विकसित होती हैं। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक एंथर क्या होता है बेटा, बाइलोब होता है, द्विपालित होता है, और एक पाली में बेटा क्या, दो थीका होते हैं ना। यही थीका माइक्रोस्पोरेंजियम में बदलते हैं, जिसे लघु बीजाणु धानियां कहते हैं। मतलब एक लोब में दो लघु बीजाणु धानियां होती हैं, और पूरे एंथर में तब कितनी लघु बीजाणु धानियां हो गई, पराग कोश में पूरा बेटा चार लघु बीजाणु धानियां हो गई। और इसी चीज को स्ट्रक्चर ऑफ एंथम, सॉरी स्ट्रक्चर ऑफ क्या है, एंथर, पराग कोश की संरचना में हम लोग देखने वाले हैं। ये मैंने बनाया है, यही चीज बेटा यहाँ पे, यही चीज जो है यहाँ पे देख रहे हैं कि कैसे ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऐसे काटने के बाद ये ऊपर वाला हिस्सा है, ऐसे काट दें, ऊपर वाला ऐसे चार उसमें भरे हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि एक पराग कोश की संरचना कैसे होती है।
अब आते हैं, देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोई भी परागकोश है वो चतुष्फलकीय संरचना में होता है। चतुष्फलकीय का मतलब टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब उसके चारों कोने पर, उसके बेटा देखो 1 2 3 4, चारों कोनों पर महाराज क्या होता है बेटा, लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम पाई जाती हैं। और यहाँ से अगर आप ऐसे देखो, ये अंदर धसा है, ये भी अंदर धसा है, इतना इधर कर लो तो एक लोब में कितनी लघु बीजाणुधानियां, 2। अब पूरे बेटा एंथर में कितनी लघु बीजाणुधानियां महाराज, 4 होती हैं। तो याद रखिएगा आप कि जो एंथर होता है न, जो परागकोश होता है वो क्या होता है, चतुष्फलकीय संरचना में होता है, टेट्राहेड्रल। क्या होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। तो यही चीज यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि परागकोश, परागकोश चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय का मतलब टेट्राहेड्रल होते हैं, चतुष्फलकीय होते हैं, जिसमें बेटा एक क्या है में 4 क्या होती हैं, लघु बीजाणुधानियां होती हैं। एक परागकोश में, कोश में चारों कोनों पर, चारों कोनों पर लघु बीजाणुधानियां, लघु बीजाणुधानियां, बीजाणुधानियां होती हैं। इसका मतलब जब लघु बीजाणुधानियां होती हैं तो बेटा ये क्या हो गया हमारे पास है कि एक परागकोश में 4 लघु बीजाणुधानियां होती हैं। अब आइए संरचना देख लेते हैं। तो बेटा जो सबसे बाहर वाली परत है, यहाँ से यहाँ तक, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक, देखिए उसे हम बेटा क्या कहते हैं, सबसे बाहर वाली परत, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है पूरा पहली परत, इसे एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस, जिसे आप क्या है, बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस कहते हैं। इसे अंतवकेप कहते हैं, जहाँ पे अंत हो जाए ना, अंतस त्वचा भी कहते हैं, याद रखिएगा। फिर आते हैं कि यहाँ से यहाँ तक, जो बेटा ये दूसरी लेयर है, कहाँ से यहाँ तक, ये जो है पूरी, इसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, देखिए एंडोथीसियम, अंतस्थीसियम, उसे अंतस त्वचा, इसे क्या है, अंतस्थीसियम, इंग्लिश वाला जरूर याद रखिएगा, इसे हम लोग एंडोथीसियम कहते हैं। तो हमारे पास लेयर हो गई। एक परागकोश में जो है हम लोगों को पता है कि कितनी लेयर पाई जाती है बेटा, 4 लेयर पाई जाती है। तीसरी लेयर की बात करें तो ये जो अंदर है, यहाँ से यहाँ तक, ये देखिए ये जो अंदर लेयर है, ये बेटा हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये जो इतनी मोटी सी है, इसे हम मिडिल लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिडिल लेयर, मतलब मध्य परत इसे कहा जाता है। मिडिल लेयर, ये मत सोचिएगा कि आप मिडिल लेयर बाह्य त्वचा और एंडोथीसियम के बीच में है, नहीं, ये मिडिल लेयर अंदर है, क्योंकि इससे चौथी लेयर इसके अंदर है, चौथी लेयर बेटा इसके अंदर है। और उस चीज को हमने यहाँ पे पहले ही लिख लिया था, एकदम पास में जो समीप पे है, टैपेटम। क्या होता है, टैपेटम। ये देखिए चौथी लेयर क्या होती है बेटा, टैपेटम। तो याद रखिएगा ये पहली हमारे पास लेयर बाह्य त्वचा जिसे एपिडर्मिस कहते हैं, दूसरी लेयर एंडोथीसियम होता है बेटा ना, और तीसरी लेयर हमारे पास मिडिल लेयर होती है। देखिए मध्य परत, मिडिल लेयर्स संख्या में 1 से ज्यादा, तो इसे हम क्या कहते हैं, अनेक। क्या होती है, ये अनेकों होती है, अनेक होती है, अनेक होती है, मतलब संख्या में 1 से महाराज ज्यादा होती है। और चौथी लेयर जो हमारे पास है ये है टैपेटम, क्योंकि यही पोषण प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो सर जी अब ये क्या है, ये पूरा, ये इसमें स्पोरोजिनस टिश्यू है ये माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये देखिए यहाँ लिखे हैं ना, ये भी माइक्रोस्पोरेंजियम, 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 3 माइक्रोस्पोरेंजियम, और कितने बेटा, 4 माइक्रोस्पोरेंजियम, 4 लघु बीजाणुधानियां। ये सब भी ये और ये सब क्या है बेटा, माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम है, लघु बीजाणुधानियां है। और यही जो है आगे चल करके इसमें भी 3 हम लोग संरचना देखेंगे। और इसी में बेटा लघु बीजाणु क्या होते हैं, बहुत भरे हुए होते हैं, जिसे हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। फिर माइक्रोस्पोर किस में बदलेगा बेटा, माइक्रोपोस पॉलन में बदलेगा। पॉलन फिर क्या होगा,
मेल गैमेट को लेकर के जाएगा, नर युग्मकों को लेकर के जाएगा। तो सबसे पहले जरूर याद रखिएगा, सबसे पहले बेटा क्या है हमारे पास, पुंकेसर। पुंकेसर के कितने भाग, 2 भाग। पहला हमारे पास फिलामेंट ये लिखा है, और दूसरा बेटा एंथर, ये जो ऊपर वाला भाग है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए इसी प्रकार से एनसीईआरटी के 100% क्या है सबसे ज़्यादा आने वाली लाइनों को आपको यहाँ पर पढ़ा सकें और दिखा सकें और एनसीईआरटी को अच्छे से समझा सकें। अगर आप अच्छे से एनसीईआरटी समझेंगे तो बेटा हर एग्ज़ाम में सेलेक्ट होंगे, और नीट के लिए और अपने बोर्ड के लिए जो बेटा बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे इसी संरचना किसकी, लघु बीजाणुधानी की संरचना। ये पराग कोश की संरचना थी, अब हम आगे पढ़ेंगे लघु बीजाणुधानी की संरचना। तो बच्चों फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।